हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र का असिस्टेंट डायरेक्टर का टाउन प्लानिंग का क्वेश्चन पेपर, जो कि हुआ था 2013 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें पहला सेक्शन जो है वो जनरल अवेयरनेस का है, वो हम स्किप कर देंगे। तो हम सीधा ही अपना जो भी हमारा सब्जेक्ट था, जो प्लानिंग का सब्जेक्ट है, हम सेक्शन 2 पे चलते हैं। लेकिन आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो इनमें। तो लगभग आपके 25 क्वेश्चंस थे जो आपके जनरल अवेयरनेस पे आए थे। तो अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्लानिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 26, स्पेशल मॉडल ऑफ अर्बन लैंड यूज प्लानिंग वेयर ए सिटी ग्रोज फ्रॉम सेवरल नोड्स रेदर देन फ्रॉम वन न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। तो इसे आप बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियाई स्पेशल मॉडल। तो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब सिटी आपकी एक नोड से ग्रो ना करके काफ़ी जगह से ग्रो करिए तो आपको कौन सा स्पेशल मॉडल होता है वो अर्बन मॉडल का। तो वो आपका है मल्टी न्यूक्लियाई मॉडल। ठीक है, तो इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ डेमोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो आपका कोहॉर्ट कंपोनेंट भी होता है, आपका एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ भी होता है। तो इसके सारे के सारे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे के सारे ही होते हैं डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। And question number 28, the neighborhood unit in urban planning was conceptualized by। तो जो क्लेरेंस ओथर पेरी साहब थे, सी ए पेरी, उन्होंने ये दिया था नेबरहुड यूनिट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 29, सैम्पलिंग मेथड इन विच ए होमोजीनियस क्लस्टरिंग इज डन फॉर डिफरेंट groups of population and then collecting a certain percent of sample from each group is called। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्ज हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन इन अर्बन एरिया। तो महाराष्ट्र है जो कि एक इकलौता स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा की तादाद में अर्बन एरिया ग्रोथ हो रखा है। बहुत ज़्यादा आपके लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31, द अर्बन ग्रोथ थ्योरी विच स्टेट दैट डेवलपमेंट टेक प्लेस अलोंग द रूट्स ऑन विच द मूवमेंट इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड। तो जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि आपको एक अर्बन थ्योरी बतानी है जो कि आपके अलोंग द रूट्स होती है, उसकी मेनली कंसंट्रेशन मूवमेंट तो होती है एक्सेल थ्योरी। आपकी अर्बन ग्रोथ थ्योरी बतानी है आपको, तो होती है आपकी एक्सेल वाली। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्सेल 4। इसमें आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र हैज़ एक्सपीरियंस हाई अर्बन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 टू 2011। तो आप देखा होगा कि रायगढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें 2001 से लेकर 2011 तक की काफ़ी हाई अर्बन ग्रोथ रेट था। ठीक है, ये आपको सेंसस ऑफ इंडिया वाल में मिल जाएगा आपको इसके बारे में डेटा, अगर आपको पढ़ना है तो। क्वेश्चन नंबर 33, सेंट्रल एक्ट ऑन इफेक्टिव एंड एक्सपेडिटियस a disposal of cases relating to environmental protection, conservation of forest and other natural resources, including enforcement of any legal right, has the title of। तो इसे टाइटल दिया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो अब रीजनल प्लान के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कुछ। क्वेश्चन नंबर 34, methodological framework to identify regional units and analyze their spatial structure systematically is called। तो इसे आप बोलते हैं रीजनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35, पॉपुलेशन ऑफ सिटी ग्रू फ्रॉम 1,05,000 to 1,55,000 इन 10 years। द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज। तो ये आपका हो जाएगा अराउंड 4%।
कि 10 साल के अंदर आपकी कितने की हुई है, 50,000 की हुई है आपकी, ठीक है। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4%। न्यूमेरिकल्स पे हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, थ्योरी पार्ट पे ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट MRNTP 1966, फॉर hearing the suggestion and objection received on draft regional plan, the regional board appoints। तो एक रीजनल प्लानिंग कमेटी बनती है जो कि आपके सजेशन और ऑब्जेक्शन, ड्राफ्ट प्लान जो भी आपका रीजनल प्लान होता है उस पर सुनने के लिए आपके सजेशंस और ऑब्जेक्शन, उस तो आपकी कमेटी बनती है रीजनल प्लानिंग कमेटी। क्वेश्चन नंबर 37, ए स्टैट्यूटरी डिमार्केटेड जोन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ऑन रेंडरिंग सर्विसेज और फॉर बोथ और एज ए फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन इज नोन एज, तो SEZ बोलते हैं उनको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इन महाराष्ट्र द टोटल बिल्ट अप एरिया फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग विच इज टू बी हैंड over to state government in lieu of various concession provided for special township projects has recently been revised from, तो 10% से रिवाइज होकर अब 20% हो गया एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ए रीजनल प्लानिंग अथॉरिटी मे अंडरटेक डेवलपमेंट थ्रू, तो रीजनल प्लानिंग अथॉरिटी डेवलपमेंट कैसे अंडरटेक कर सकती है, वो लैंड एक्विजिशन के थ्रू कर सकती है, लैंड पुलिंग के थ्रू कर सकती है, या TDR के थ्रू कर सकती है, आपकी ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट के थ्रू कर सकती है। तो इसमें दिए गए सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फंक्शन ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी डज नॉट इंक्लूड, तो उन्हें कोई भी ऐसा असाइनमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं दिया जाता कि आपको ULB से कुछ टैक्स कलेक्ट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया प्लानिंग भी होती है, स्पेशल एंड सेक्टर प्लानिंग भी करते हैं वो, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा असाइनमेंट नहीं दिया जाता जो कि टैक्सेस से रिलेटेड हो, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ टैक्सेस टू ULB अर्बन लोकल बॉडीज इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, तो ये ऐसा कोई भी टास्क नहीं उन्हें दिया जाता है। तो अब कुछ क्वेश्चन डेवलपमेंट प्लान्स पे थे। ए टाउन विद ए पॉपुलेशन ऑफ 60,000 हैज़ एन एवरेज हाउस होल्ड साइज ऑफ 5, तो अगेन आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आई विल स्किप दिस बिकॉज हम एक ऐसे रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को बना रहे हैं, तो आप इसे खुद एक बार करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर MRNTP एक्ट टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान द प्लानिंग अथॉरिटी हैज़ टू, तो उन्हें एक डिक्लेरेशन करना होता है अपने इंटेंशंस का, ठीक है। दे हैव टू मेक ए डिक्लेरेशन ऑफ देयर इंटेंशंस। क्वेश्चन नंबर 43, राजीव आवास योजना ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एड्रेसेस हाउसिंग नीड फॉर, तो उन्होंने जो आपके स्लम ड्वेलर्स होते हैं, सॉरी स्लम ड्वेलर्स होते हैं जो आपके स्लम्स में रहते हैं, तो उनको एड्रेस करके आप उन्होंने ये योजना बनाई थी, राजीव गांधी योजना, RAY, राजीव आवास योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, गृह इज अ रेटिंग फॉर ग्रीन बिल्डिंग गिवन बाय, तो ये टेरी जो देती है आपकी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, गृह की रेटिंग वो देती है। क्वेश्चन नंबर 45, इफ एनी मॉडिफिकेशन नीडेड टू बी कैरिड आउट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ अ डेवलपमेंट प्लान द प्लानिंग अथॉरिटी, तो प्लानिंग अथॉरिटी के क्या करना होता है, सबमिट प्रपोज मॉडिफिकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को मॉडिफिकेशन जो भी प्रपोजल है उनका स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है फॉर द अप्रूवल। आपका क्वेश्चन नंबर 46 आपका कैंसिल हो गया था, तो इसे हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इन नेबरहुड विद द टोटल एरिया ऑफ 300 हेक्टेयर्स, अगेन इट्स आई थिंक न्यूमेरिकल, तो वी विल स्किप दैट। 48, ए प्लानिंग अथॉरिटी कैन डायरेक्टली रिसीव फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स थ्रू, तो या तो ग्रांट्स के जरिए ले सकते हैं या लोन्स के जरिए ले सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रांट्स आपके होते हैं, आप ग्रांट के जरिए भी ले सकते हैं या लोन के जरिए भी ले सकते हो, तो आपका इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49, डिज़ायर लाइंस आर एसोसिएटेड विद, तो ये जो होती हैं ओरिजिन या डेस्टिनेशन एनालिसिस होती है जो कि आपकी यूज़फुल होती है प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, ठीक है। उसमें ये डिज़ायर लाइंस वाला कॉन्सेप्ट लिया जाता है जो कि आपका ओरिजिन और डेस्टिनेशन एनालिसिस में काम आता है। Rationale for increasing public participation in planning process is to,
तो प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए भी होता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सर्विस डिलीवरी के लिए भी होता है, और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए भी होता है। तो चार तीनों के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस आपके टाउन प्लानिंग स्कीम से रिलेटेड हैं, तो इसमें देख लेते हो। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टाउन प्लानिंग स्कीम्स इन महाराष्ट्र। तो जो भी आपकी स्कीम्स होती हैं, जितनी भी होती हैं महाराष्ट्र में, वो गवर्न करने के लिए कौन है आपका एक्ट, कौन सा एक्ट है? महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966। क्वेश्चन नंबर 52, in a town planning scheme, if the size of the reconstituted plot is smaller than that of the original plot, the compensation amount is reflected in the difference between। तो जो भी आपका टाउन प्लानिंग स्कीम होती है ना, अगर मान लीजिए आपकी लैंड पुलिंग भी करी जा रही है, तो आपका अगर मान लीजिए जब आपने लैंड दिया था आपका लैंड पुलिंग के लिए, तो जब आपको गवर्नमेंट वापस देती है लैंड, और उसके अंदर आपको दिया गया लैंड ऑब्वियसली छोटा होगा क्योंकि वो डेवलपमेंट करके देंगे आपका, तो उसका जो अमाउंट कंपनसेशन अमाउंट है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ये पूछा गया। तो वो रिफ्लेक्ट होगा आपका ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्लॉट एंड द सेमी फाइनल वैल्यू ऑफ द प्लॉट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, द ट्रिब्यूनल ऑफ अपील सेट अप फॉर ए टाउन प्लानिंग स्कीम इन महाराष्ट्र कंप्राइजेज ऑफ। तो वो कंप्राइज करती है आपके प्रेसिडेंट की और टू जो एसेसर्स होते हैं आपके, उनके ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ गए हम। इन महाराष्ट्र इफ द प्लानिंग अथॉरिटी फेल्स टू सबमिट द ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग स्कीम विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, तो क्या हो सकता है आपका? तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आप ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है टू प्रिपेयर एंड टू सबमिट द ड्राफ्ट स्कीम, या फिर आपकी प्लानिंग अथॉरिटी अप्लाई कर सकती है कि हमें थोड़ा एक्सटेंशन दे दीजिए, आप टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दीजिए। या फिर आपका थर्ड हो सकता है, प्लानिंग अथॉरिटी कैन डिक्लेयर फ्रेश डिक्लेरेशन फॉर द सेम स्कीम आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है। तो आपके ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। एज पर सेक्शन 99 ऑफ MR&TP एक्ट, द contribution by the owner of a plot in meeting the cost of town planning scheme should not, तो ये 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द इंक्रीमेंट एस्टिमेटेड बाय द आर्बिट्रेटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, इफ ए contiguous area for which a town planning scheme is to be prepared lies within the jurisdiction of two separate planning authorities, then। तो जो क्या करते हैं ना, इस केस में क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट, एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बना देती है फॉर द स्पेसिफिक स्कीम। जो भी आपका, अगर मान लीजिए आपकी टाउन प्लानिंग स्कीम लग रही है किसी एरिया में, और जिसमें दो सेपरेट अथॉरिटी का वो एरिया लाई करता है, तो उसमें क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट आपकी, कोई एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बना देगी। तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इन महाराष्ट्र अंडर ए टाउन प्लानिंग स्कीम द ओरिजिनल सेमी फाइनल एंड फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्लॉट इज कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑन द डे व्हेन। तो वो क्या करते हैं, जब भी इंटेंशन होता है ना वो स्कीम बनाने के लिए, तभी की तभी आपका जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, सेमी और फाइनल वैल्यू होती है, वही आपकी स्कीम में रेफर करते हैं उसी जिस दिन आपका इंटेंशन हुआ उस स्कीम को बनाने के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 58, इन टाउन प्लानिंग स्कीम द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर इज कंसिडर्ड एज फाइनल एंड हैज बाइंडिंग ऑफ ऑन ऑल पार्टीज इन केस ऑफ। तो कौन सा केस होता है? वो होता है डिमार्केशन ऑफ एरिया फॉर पब्लिक पर्पसेस। जब भी आप डिमार्केशन करते हैं किसी पब्लिक पर्पस के लिए, तभी आपका ये रूल डिसीजन आर्बिट्रेटर का फाइनल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, डेवलपमेंट कंट्रोल्स के ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द पर कैपिटा डेली वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ए 200 बेडेड हॉस्पिटल एज पर द मॉडल बायलॉज बिल्डिंग बायलॉज सर्कुलेटेड बाय TCPO मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इज, तो ये आपके होते हैं 450 लीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, एज पर द मॉडल बिल्डिंग बायलॉज ऑफ TCPO द मैक्सिमम नेट डेंसिटी ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स पर हेक्टेयर्स फॉर LIG हाउसिंग इज अप टू, तो ये होती है आपकी 300। 300 से ज़्यादा आपकी ड्वेलिंग यूनिट्स नहीं होने चाहिए आपके पर हेक्टेयर्स में फॉर LIG। क्वेश्चन नंबर 61, एज पर MR&TP एक्ट 1966 द लैंड ओन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज,
तो उसमें उनको कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देना होता, एक्सम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक है। जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड ओन करती है उसमें कोई भी डेवलपमेंट चार्ज उनको देना नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्वेश्चन नंबर 62, इफ ए पर्सन अंडरटेक्स डेवलपमेंट विदाउट द रिक्विजिट परमिशन द प्लानिंग अथॉरिटी में, तो उन्हें एक नोटिस भेज सकती है कि आप काम बंद कर दीजिए, या फिर उसको जो भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने के लिए बात कर सकते हैं, या फिर वो खुद ही उसको खुद ही आके तोड़ के जाएंगे आपका जो भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे। तो इसके चारों के चारों तीनों के तीन ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, द मैक्सिमम परमिसिबल ग्राउंड कवरेज अलॉटेड टू ए फॉरेन मिशन फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पज एज पर मॉडल बिल्डिंग बायलॉज ऑफ TCPOs, तो ये 25% होता है मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज आपकी, ठीक है। Question number 64, land apurement or to a building is used for a purpose independent of the building. Development charge may be levied. तो development charge may be levied separately for the building and the land, ठीक है। Question number 65, any person aggrieved by the assessment of development charges levied by the planning authority can ordinarily make an appeal अंडर द 124G बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, तो 45 दिन के अंदर अंदर उन्हें ये काम करना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। एक्ट एंड रूल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 66, एज पर द बॉम्बे प्रोविंशियल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949, नो परमिशन फ्रॉम द म्यूनसिपल कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू इरेक्ट ए स्काई हाई व्हेन, तो अगर वो इट रिलेट्स टू द ट्रेड कैरिड विद इन द बिल्डिंग अपॉन विच इज, अगर वो साइन आपका जो भी स्काई साइन है जो भी वो आपका अंदर ही उस बिल्डिंग के अंदर ही इरेक्ट हो रहा है, तो भी उसमें कोई भी आपके म्यूनसिपल कमिश्नर की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, हु सेटअप एन SEZ, तो आपके प्राइवेट डेवलपर्स भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना सकते हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, PSU भी बना सकते हैं, आपके जॉइंट सेक्टर कंपनी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल सारे के सारे ही बना सकते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 68, इफ लैंड फॉलिंग अंडर द एरिया ऑफ ए रीजनल प्लान इज असेस्ड अंडर महाराष्ट्र लैंड एंड रेवेन्यू कोड, द ओनर ऑफ द लैंड हैज़ टू सीक अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर ऑन द दैट लैंड फ्रॉम, तो इस केस में आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, या अगर आपका लैंड आपका रीजनल प्लान के एरिया के अंदर फॉल कर रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू द SEZ Act 2005, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिन्यूस लैंड फॉर ए मल्टी प्रोडक्ट SEZ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज, तो मिनिमम आपका 200 हेक्टेयर्स का लैंड होना चाहिए आपका, अगर आपको मल्टी प्रोडक्ट SEZ फॉर्म करने हैं उसके अंदर। Question number 70. As per the Maharashtra Land Revenue Code, the land revenue assessed by the collector is fixed for a maximum period of, तो ये 5 साल के लिए फिक्स होता है, उसके बाद फिर दोबारा से रिवाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आई विल स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज अगर आप इन्हें पढ़ के जाएंगे तो यू कैन, मतलब एक आप गो थ्रू कर सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का, लेकिन मैं इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहूँगा क्योंकि सभी के सभी करेक्ट है। Question number 72. As per the Bombay Provincial Municipal Corporation Act 1949, permission is to be obtained for which of the following? अगर आपको रिकन्स्ट्रक्शन करना है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्टेयरकेस और उसकी पोजीशन बदलनी है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। रिपेयर या मेंटेनेंस की नहीं लेनी पड़ेगी आपको। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरापेट 1.5 मीटर या उससे कम की हाइट में बना रहे हैं तो भी नहीं लेनी पड़ेगी, या कोई डैमेज पोर्शन का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो भी आपको लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई प्रिंसिपल जो आपकी मेन स्टेयरकेस है उसका आप कर रहे हैं, या उसकी पोजीशन को आप अल्टर कर रहे हैं, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 73, अगेन इट्स अ न्यूमेरिकल, वी विल स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Question number 74. According to the MRNTP Act 1966 for developing a new town on the area designated in regional plan, the new area development authority can acquire any land, जो भी उनका एरिया
adjacent to the area designated for the new town or within the area designated as the site of the new town। तो इनमें से कोई भी होगा तो वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द स्टेटस ऑफ प्लानिंग अथॉरिटी इन महाराष्ट्र। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसे प्लानिंग अथॉरिटी का स्टेटस नहीं मिला हुआ है महाराष्ट्र में। बाकी सिडको को तो ऑब्वियसली ये सिडको की ही है। आपका जब नवी मुंबई बन रहा था तो सिडको फॉर्म हुई थी, एमआईडीसी को है और एसआरए को है। तो आपके इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंड वैल्यूएशन पे आपके क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन नंबर 76, एस्टिमेट ऑफ द प्राइस दैट इज लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड इफ द प्रॉपर्टी वर टू बी सोल्ड इन द मार्केट इज टर्म्ड एज। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वैल्यू। Question number 77, valuation made under the provision of enabling legislation and for the purpose and requirement under which the valuation is to be made is termed as। तो उसे हम statutory valuation बोलते हैं। Question number 78, the valuation of a property is done for the purpose of। तो एक्विजिशन के लिए भी करते हैं, सेल परचेज के लिए भी करते हैं, सेल परचेज के लिए भी करते हैं और मॉर्टगेज के लिए भी करते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें। Question number 79, the highest estimated price that a buyer would pay and a seller would accept for the property in an open and competitive market and where both the parties make informed choices without compulsion is known as। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट इन हाई डिमांड ऑफ ए लैंडेड प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफरबिलिटी भी मैटर करेगी, आपकी मार्केटेबिलिटी भी मैटर करेगी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी भी है वो भी मैटर करेगी। तो चारों तीनों की तीनों मैटर करेंगे। तो इससे ऑल द अबव आंसर हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं उसमें, वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स। क्वेश्चन नंबर 81, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन। तो आपके पर्पज ऑफ वैल्यूएशन पे भी डिपेंड करता है, आपका टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पे भी करता है और अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट डेटा पे भी करता है। तो तीनों पे ही करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। Question number 82, which of the following method of valuation is best suited for undeveloped land with latent value after development। रेजिडुअल मेथड जो होता है आपका इसी पर्पज़ के लिए होता है वो, कि अनडेवलपमेंट लैंड जो होता है आपका उसका वैल्यूएशन कर सके। क्वेश्चन नंबर 83, which method of valuation assume that the value of some properties will be related to the profit or annual return which will be made for the use। तो जो प्रॉफिट मेथड होता है वो ऐसा मेथड होता है कि वो अज्यूम करते हैं कि जो आसपास की प्रॉपर्टीज़ होगी वो रिलेटेड होगी समाओ आपकी आपको प्रॉफिट या एनुअल रिटर्न मिलने में। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नीड टू बी कंसिडर्ड वाइल अडोप्टिंग कंपेरेटिव मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो जो भी आपकी एडुकेट अवेलेबिलिटी होती है डिटेल्स ऑफ रिसेंट ट्रांजेक्शन इन द सेम एरिया, जहाँ किसी आसपास लोगों ने जब आपका घर बेचा, किसी का घर बेचा होगा तो उसकी डिटेल्स अगर मिल जाएंगी तो आप वो कंसिडरेशन में लेते हैं आपका जब भी कंपैरेटिव मेथड ऑफ वैल्यूएशन करते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज जनरली यूज्ड फॉर दोज प्रॉपर्टीज विच आर नॉट बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट एंड वैल्यूएशन इज डन ओनली फॉर द टेक्निकल और अकाउंट पर्पज ओनली। तो वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्टर्स मेथड होता है, जब आपको ना ही खरीदनी होती है ना ही बेचनी होती है ऐसी प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 86, बेल्टिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज जनरली प्रैक्टिस व्हेन। जो बेल्टिंग मेथड होता है वो कब यूज़ होता है आपका, जब आपका प्लॉट साइज बहुत बड़ा होता है और उसकी फ्रंटेज काफ़ी कम होती है। तो बेल्टिंग मेथड के जरिए उसका वैल्यूएशन होता है। टुकड़ों टुकड़ों में आपका एक कुछ पार्ट लेते हैं, उसका वैल्यूएशन होता है, उसके पीछे जो पार्ट होगा उसका वैल्यूएशन अलग होता है। तो आपकी जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे इसकी वैल्यू घटती जाती है आपकी, क्योंकि फ्रंटेज कम है। क्वेश्चन नंबर 87, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, द प्लॉट इज बिग एंड हैज लेस फ्रंटेज एंड मोर डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 87, बेस्ट मेथड सूटेड टू एलिवेशन फॉर ए चर्च विच इज़ ए स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी विल बी। तो इसमें आपका ना तो ये आपकी चर्च खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ होगा आपका, कॉन्ट्रैक्टर्स मेथड यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 88, अगेन आई थिंक इट्स ए न्यूमेरिकल, तो विल स्किप दिस। Question number 89. In case of leasehold property, the value of the lease interest in the property is। तो मैक्सिमम कब होगा, जब आपका
इंटरेस्ट कब मैक्सिमम होगा, जब आपकी बिगिनिंग होगी लीज पीरियड की। क्वेश्चन नंबर 90, द डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इसका डेवलपमेंट मेथड को क्या बोलते हैं हम, क्या रेजिडुअल मेथड भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो अब आते हैं हम रेंटल वैल्यूएशन एंड इट्स एस्टिमेशन के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, indicator of estimated rental value of a property which expresses the ratio between gross scheduled income and its price is, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रोस रेंटल मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ए रेंटेड प्रॉपर्टीज आर कंसीडर्ड एज लैंडलॉर्ड आउटगोइंग्स, तो उसमें रिपेयर्स भी आपके काउंट होते हैं, इंश्योरेंस भी काउंट होते हैं, आपके रेट्स एंड टैक्सेस भी काउंट होते हैं, तो तीनों ही काउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेंटल वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज आर, तो जो कि डेफिनेटली उसकी लोकेशन आपके डिपेंड करे, फैक्टर अफेक्ट करेगी आपकी रेंटल वैल्यू। अगर आपका किसी कमर्शियल एरिया या किसी जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है आप वहाँ पे है, तो आपकी रेंट की वैल्यू हाई होगी, और फ्लोर एरिया का पे भी डिपेंड करेगी, आपकी एज पे भी डिपेंड करेगी, तो तीनों पे डिपेंड करेंगी, जो भी आपके ऑप्शंस हैं उन सभी पे डिपेंड करेगी, तो ऑल द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, द सम विच नीड्स टू बी इन्वेस्टेड एट द प्रेजेंट टाइम एट ए गिवन rate of interest in order to accumulate 1 rupees by the end of the given period of time is termed as, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड बोलते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 95, ए परचेजर में व्यू प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ, तो वो एनुअल रिटर्न के हिसाब से भी देख सकता है कि आसपास की कैसे क्या रिटर्न मिल रहा है, और उसे बाद में सेल भी कर सकता है हाइयर रेट पे, और सोशल और कमर्शियल बेनिफिट्स के पर्पस के बिहाफ पे भी देख सकता है, तो तीन ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल द अबव। एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। आई थिंक ये दिस विल बी द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, सो लेट्स go to question number 96. As per Land Acquisition Act 1894, which of the following is not taken into account while computing compensation? तो urgency of acquisition कभी भी मैटर नहीं करता आपका acquisition का, जब आप कंप्यूट करते हैं compensation, तो स्टैंडिंग क्रॉप का जो भी लॉस होता है वो इफेक्ट करता है, आपका एडवर्स इफेक्ट ऑन द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द अफेक्टेड पर्सन का भी करता है, और जो भी उसका वहाँ पे बिजनेस रहा होगा उसका भी कंपनसेशन उन्हें होना होता है, लेकिन अर्जेंसी का कोई भी लेना देना नहीं होता है एक्विजिशन से। क्वेश्चन नंबर 97, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन अफेक्टेड पर्सन कैन रेज ऑब्जेक्शन टू द लैंड एक्विजिशन, तो 30 दिन के अंदर उन्हें करना होता है, आपका ऑब्जेक्शन के लिए रेज करना होता है विद इन द 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 98, इन केस लैंड एक्विजिशन इज विड्रॉन अंडर Section 48 of LA Act, compensation for damage suffered is to be paid, तो भी जो भी डैमेज उन्होंने लैंड एक्विजिशन के दौरान, मान लीजिए स्टैंडिंग क्रॉप में कोई डैमेज हो गया, आपका कोई कुछ भी, जब एक्विजिशन करा था उन्होंने, आपका घर आ रहा था बीच रास्ते में और वो तोड़ दिया है, लेकिन अब उन्होंने एक्विजिशन विड्रॉ कर लिया और वहाँ पे अब कोई भी रोड या कुछ भी, मतलब जिस जिस कारण से एक्विजिशन करा था वो नहीं हुआ है, तो आपका उसके जो भी आपका ने डैमेज सफ़र करा वो उसका कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(1) ऑफ द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन and Resettlement Bill 2011, a committee headed by Chief Secretary has to examine the proposal of land acquisition if the land to be acquired is equal or more than, अगर 100 एकड़ से ज़्यादा है तभी आपकी एक कमेटी बनती है, जो कि चीफ सेक्रेटरी आपका हेड बनता है उस कमेटी का। अगर 100 एकड़ से ज़्यादा लैंड है तो फिर आपका EIA भी होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है उस लैंड का, कि कहीं यहाँ कुछ इन्वायरमेंट को तो हैम्पर नहीं करे हमारा अगर ये एक्विजिशन करते हैं तो। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2011, consent of how many affected families is essential for land acquisition for transfer to a private company for a public private partnership PPP model
अगर है तो 4/5 आपके कम से कम आपके होने चाहिए, आपकी जो भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनका कंसेंट होना चाहिए 4/5। अगर उतना नहीं है, मतलब 80% अगर आपका नहीं है कंसेंट अफेक्टेड फैमिलीज का, तो वो उसमें बिल्कुल भी एक्विजिशन नहीं होगा। अगर इतना 80% से ज़्यादा है तो ही एक्विजिशन होगा, अगर प्राइवेट कंपनी कर रही है किसी पीपीपी मॉडल के ऊपर। तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए हैं, आपकी, ताकि आपकी जो रिवीजन की स्पीड है वो आपका इंक्रीज हो जाए। ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू गाइज, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।